ये रही आज की लिस्ट जिसे हम देखेंगे। आइए देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण कैसे 3 तत्वों के द्वारा होता है। आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व और दार्शनिक तत्व। अब आर्थिक तत्व क्यों आवश्यक है? आर्थिक तत्व जो है वो राज्य का निर्माण करता है और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें समाज में बढ़ई, सुनार, लोहार, व्यापारी, चिकित्सक आदि की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो के अनुसार ये सारी चीज़ें आर्थिक तत्व में आती हैं और इनको पूर्ण करने वाले लोगों का भी विस्तार धीरे धीरे होगा और नए प्रोफेशन आते जाएंगे। और ये प्रोफेशन क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने कार्यों में जो है वो प्रोफेशनलिज्म या एक तरह से मतलब ये शुरुआत डिवीजन ऑफ लेबर से होगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन होता जाएगा और इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जो है जिसमें रुचि रखेंगे अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करते हुए वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने लगेंगे। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रत्येक एक ही कार्य में रुचि रखने लगता है और वह भी ऐसे जिसमें उसकी योग्यता अधिकतम हो। तो ऐसे क्या होगा, उत्पादन भी अधिक होगा और उत्पादन जब अबंडेंस होगा और लोगों को आवश्यकता की ज़रूरत मतलब आवश्यकताएं होंगी चीज़ों की, तो वे विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगेंगे। तो यह है कि यहाँ पे भी न्याय सिद्धांत देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपनी प्रकृति के अनुकूल एक ही कार्य में लगाया जाए और प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, अनेक कार्य ना करे, तभी सारा नगर राज्य एक होगा। तो ये बात आती है प्लेटो के आर्थिक तत्व की। तो क्या है, अब धीरे धीरे जो आर्थिक तत्व की पूर्ति होने लगेगी तो ये माना जाता है कि ये सबल तत्व नहीं है। सबल तत्व क्या होगा, धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ने लगेंगी तो भूमि की अधिक आवश्यकता पड़ने लगेगी और रिसोर्सेज की अधिक आवश्यकता पड़ने लगेगी। ऐसे में आवश्यकता होगी ऐसे लोगों की जो अपनी भूमि को सुरक्षित रख पाएँ और विस्तार भी करें। तो ये जो है वो ये लालसा जो है या ये एक तरह से आवश्यकता कहें, इसके लिए युद्ध की ज़रूरत होगी और युद्ध में शूरवीरों की या साहस तत्व की ज़रूरत होगी। तो ऐसे लोग जो जिनमें साहस तत्व प्रधान है, जिनकी रुचि है, जिन्हें आनंद मिलता है, तो उन्हें ही ट्रेंड किया जाएगा और एक सैनिक वर्ग का निर्माण होगा। सैनिक ना केवल रक्षा करने में और विस्तार करने में सहायक होंगे बल्कि वे अपने समाज के लिए असीम प्रेम से भरे होंगे ताकि वे इस कार्य को करने में हमेशा ही तत्पर होंगे। दार्शनिक तत्वों को कैसे प्लेटो समझाता है, तो ये कहते हैं कि राज्य के निर्माण का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है। अब दार्शनिक तत्व में जो है वो विवेक प्रधान होना चाहिए और विवेक के 2 गुण होते हैं, एक तो वह ज्ञानी होता है और दूसरा वह स्नेह से भरा हुआ होता है। और यह जो है विशेषता संरक्षक वर्गों में पाया जाता है, लेकिन संरक्षक वर्ग भी प्लेटो ने 2 बताए हैं। कौन कौन से ये आप जानते हैं। पहला होगा जो है वो ऑक्सिलियरी गार्जियन या सैनिक संरक्षक और दूसरे होंगे फिलोसोफर गार्जियन या दार्शनिक संरक्षक। अब दोनों में विवेक की मात्रा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे रूप से किसमें पाया जाता है, पूर्ण रूप से जो संरक्षक हो, परफेक्ट गार्जियन हो, जो कि फिलोसोफर गार्जियन होगा। अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो सहायक संरक्षक होते हैं और जो है दार्शनिक संरक्षक होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो सहायक संरक्षकों में शौर्य का गुण प्रधान होगा और वही दार्शनिकों में विवेक का गुण प्रधान होगा। तो इसलिए इन्हें ही राज्य का शासक बनाया जाना चाहिए। अब देखो, शासक के लिए क्या अपेक्षित है कि विवेकशील हो और स्नेहशील हो, यह हम बात कर चुके हैं। और दार्शनिक राजा जो है, इसका विचार प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों का स्वाभाविक और तर्कसंगत परिणाम है। तो इस तरीके से जो आदर्श राज्य का निर्माण होगा उसके विभिन्न तत्व हैं। अब देखिए, आदर्श राज्य में वर्ग होंगे तो वर्ग इन्हीं तत्वों के आधार पर होंगे। तो पहला वर्ग होगा संरक्षक वर्ग। अब देखिए ये वर्ग कैसे होंगे, ये वर्ग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या कार्यगत विशेषीकरण और डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन के आधार पर होंगे। आइए देखते हैं संरक्षक वर्ग या गार्जियन। अब इसमें क्या होगा, ये विवेक गुण को प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका कार्य जो होगा सहायक संरक्षक वर्ग यानी सैनिक वर्ग और जो उत्पादक वर्ग है उसके बीच में संतुलन बनाए रखना है। और इस वर्ग के लोग जब दार्शनिक होंगे तभी वे समान कल्याण के कार्य को पूरा कर पाएंगे। अब देखते हैं सहायक वर्ग या सहायक संरक्षक या सैनिक। देखिए, सहायक संरक्षक या सैनिक वर्ग, इसमें साहस का गुण प्रधान होगा और ये हमेशा ही राज्य की रक्षा करने के लिए तत्पर होंगे। अब आते हैं उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग जो है वो राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पी आदि आते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा दार्शनिक राजाओं का शासन, इसमें प्लेटो के आदर्श राज्य में। देखिए, आइए कुछ मूल विशेषताओं और टर्मिनोलॉजी के साथ समझते हैं कि दार्शनिक राजाओं का शासन कैसे होगा। अब देखिए, राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर पाएगा जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक राजाओं के द्वारा होगा। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्लेटो का मूल सिद्धांत है। देखिए, हमने शिक्षा के सिद्धांत की बात की थी पहले भी, तो हम उनका जो विचार है उन्हें मौलिक नहीं कहा जा सकता। उस समय के एथेंस और स्पार्टा में जो एजुकेशन के जो सिद्धांत प्रचलित थे उन्हीं के अच्छे गुणों का सम्मिश्रण करके उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था दी थी। लेकिन जब हम दार्शनिक राजा की बात करते हैं तो ये उनका मौलिक विचार है। और शासक वर्ग जो है वो बुद्धिमान व्यक्तियों का होना चाहिए। और प्लेटो के ही शब्दों में देखिए, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा संसार के राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावनापूर्ण भक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मनुष्य जो इनमें से केवल एक गुण को दूसरों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्यों की बुराइयां मुक्त नहीं हो सकती और ना ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति की शांति प्राप्त हो सकती है। अब देखिए, इसके कुछ मूल बात भी है जो ध्यान देने वाली बात है। देखो, प्लेटो का दार्शनिक न केवल विवेकी और स्नेहशील है, 2 चीज़ तो है, साथ ही जो साम्यवाद की व्यवस्था है उसके कारण क्या होगा, स्वर्ण और सुंदरी के व्यक्तिगत मोह से पूर्णतः विरक्त हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा और कर्तव्यपरायण हो जाएगा।
और इसी के कारण संसार के कष्टों का अंत हो सकता है। और क्या है कि यही होगा जो एकता के सूत्र में बांधे रखेगा, क्योंकि इसमें स्नेह का गुण भी प्रधान होता है। स्नेह कहाँ से आया है? विवेक से आया है। अब देखिए उसमें जो सुंदर आत्मा के सभी गुण विद्यमान है, वो मृत्यु से नहीं डरता। न्याय, सौंदर्य, संयम, परम सत्य के विचार यानी आइडियाज ऑफ गुड तथा मानवीय जीवन के अंतिम प्रयोजन का ज्ञान शिक्षा पद्धति के द्वारा होता है। तो इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए शासक वर्ग जो है वो भी विशेष क्षमता संपन्न होगा। देखिए उन्होंने दार्शनिक राजा का विचार क्यों दिया? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मनुष्य की जो चिंता है या कष्ट है वो क्यों है? क्योंकि उनके जो मार्गदर्शक और नेता होते हैं वो अज्ञानी होते हैं, और यही अज्ञानता को दूर करने की बात जो है वो उन्होंने अपने दार्शनिक राजा के माध्यम से की है। अब ये जो दार्शनिक राजा है ये कैसा है? ये शासन चलाने योग्य होना चाहिए, आकर्षणों से अविचलित होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे समझने में तीव्र होना चाहिए, जानने को उत्सुक होना चाहिए, बुद्धि में अद्वितीय होना चाहिए, बाह्य आकर्षणों के प्रति उपेक्षित होना चाहिए, वीर, साहसी, आत्मसंयमी तथा न्याय और सत्य का मित्र होना चाहिए। दार्शनिक राजा के बारे में और जानते हैं तो ये है कि जो आदर्श राज्य में जो सरकार है या दार्शनिक राजा जो है, वह जो सरकार है वो दार्शनिक शासकों द्वारा निर्मित होगी। मतलब एक दार्शनिक शासक नहीं होगा, अनेक होंगे। अब देखो सर्वाधिक महत्व होगा दार्शनिक शासक का, और उस पर कानून आदि का बंधन नहीं है। अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने ऐसे कहा है कि प्लेटो तर्क प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार अच्छे शिक्षक को चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों से अपना उपचार पत्र बनाने को बाध्य नहीं करना उचित है, कानून प्राकृतिक न होकर क्या होता है? रूढ़िगत होता है, और रूढ़िजन्य कानून को एक सर्वज्ञाता एवं शासन विशेषज्ञ पर थोपना उचित नहीं है। और इस प्रकार प्लेटो का दार्शनिक शासक निरंकुश हो गया, उस पर कानूनों का कोई बंधन नहीं है। तो ये जो है विवेक के गुण से संचालित हो रहा है, और अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और प्लेटो उससे यह भी उम्मीद करता है कि उससे समाज के अहित होने की आशंका नहीं की जा सकती, क्योंकि वह समस्त श्रेष्ठ गुणों का आगार है, ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण, राज्य के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धा से ओतप्रोत है। और प्लेटो उसे विवेक का प्रेमी और नगर राज्य का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है, और वह सर्वकाल सर्वसत्ता का दृष्टा है। तो प्लेटो ने ये मेरे अपने विचार, प्लेटो ने इसे मानव नहीं अपितु क्या कहते हैं ईश्वरीय तुल्य होने की परिकल्पना इन्होंने कर ली है। और ये दार्शनिक शासक एक तो अपनी आत्मा के गुणों से आएंगे, और दूसरा पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद की व्यवस्था से। अब देखते हैं क्या ये है कि दार्शनिक राजा जो है वो देखिए गुण संपन्न है, लिखित कानून और जनमत के बंधनों से भी स्वतंत्र है, लेकिन यह संविधान के मूलभूत सिद्धांतों से स्वतंत्र नहीं है, यानी उन पे भी कुछ मर्यादाएं बताई गई हैं। अब देखिए उसे अपने राज्य में संपन्नता या निर्धनता नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज क्या होगा? कलह, संघर्षों और अपराधों का घर बन जाएगा, और धन, आलस्य और भोगवृत्ति पैदा करके राज्य की एकता को समाप्त कर देगा। और एकता बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी माना है? दार्शनिक राजा की जिम्मेदारी माना है प्लेटो ने। दूसरा क्या है? राज्य का आकार इतना ना बढ़ने दे कि उसकी व्यवस्था ही रखना कठिन हो जाए, और इतना भी छोटा ना हो कि नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति ही ना हो पाए। और तीसरा क्या है कि ऐसी न्याय व्यवस्था का आयोजन करे, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय नियमित रूप से भरे। मतलब न्याय व्यवस्था भी जो है मतभेदों और संघर्षों को सुधारने, क्योंकि मतभेद तो होंगे ही नहीं, दार्शनिक राजा के अनुसार सब चलेंगे, और साथ ही साथ जो है वो व्यवसाय, प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय अच्छे से करता रहे, इसीलिए न्याय व्यवस्था बनाई उन्होंने। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उसके साथ राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। तो ऐसा करके जो है वो आदर्श शासक या दार्शनिक राजाओं का शासन, द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग्स की बात जो है वो प्लेटो करता है। समझते हैं कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य उसकी मौलिक सिद्धांत क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द आइडियल स्टेट। फर्स्ट है न्याय। तो न्याय क्या है? न्याय जो है वो आदर्श राज्य का प्राण है। और ये न्याय कैसे होगा? जब जिसका कार्य जो है वो उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग अपनी संतुलन रखकर एकता के सूत्र में बांधे रखता है, यही न्याय है। ठीक है। और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, तो व्यक्ति के भीतर जो भी गुण है वो वृहद रूप से राज्य में भी परिलक्षित होते हैं। फिर है विशेष कार्य का सिद्धांत यानी स्पेशलाइजेशन। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक समाज में क्या होगा? श्रम विभाजन होगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को दक्षतापूर्ण संपादित करेगा। फिर है शिक्षा। अब शिक्षा व्यवस्था शिक्षा योजना क्योंकि है न्याय की शिक्षा देने के लिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो राज्य का महत्व समझे, और दूसरा अपने कार्य में विशेषीकरण प्राप्त करे और अपने गुणों को उसी तरह उभारे। अब नागरिकों के 3 वर्ग भी बताए हैं इन्होंने, ये तो पता ही है आपको। और दार्शनिक राजा का शासन बताया है कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे राज्यों में शांति और सुशासन, मतलब मेन कंसर्न शांति और सुशासन है। और साम्यवाद जो है वो कंचन और कामिनी के मुंह से सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को दूर रखने के लिए, कंचन मीन सोना और कामिनी मतलब जो है वो काम वासना। अब देखिए नर नारियों का समान अधिकार, मतलब उन्होंने स्त्रियों को घर की चारदीवारी में नहीं रखा, और इसलिए उन्होंने परिवार के साम्यवाद या पत्नियों के साम्यवाद की का विचार रखा है। और ऐसा कहते हैं कि दार्शनिक जो है वो शासक या शासिका भी हो सकती है, और राज्य का लक्ष्य जो है वो विशुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक है। अब देखिए नैतिकता और राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, और व्यक्ति उसका अंग मात्र है, यानी कि इन्होंने राज्य को अधिक महत्व दिया है और व्यक्ति को कम महत्व दिया है, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व तभी है जब वो राज्य के एक अंग के रूप में होता है। आइए आगे हम आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा की आलोचना करते हैं कि कुछ विशेष आलोचनाओं को। तो सबसे पहला तो आदर्श राज्य की जो धारणा है वो अतिशय कल्पना प्रधान है, अव्यवहारिक है, और बाद में प्लेटो ने स्वयं अनुभव किया कि आदर्श राज्य पृथ्वी पर संभव नहीं है। और डायोनिसियस जिन्हें ये इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हें भी ये पूर्ण रूप से उन्होंने जान लिया था कि ये संभव नहीं है। अब ये जो मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर आप नागरिकों के वर्ग विभाजन कर रहे हैं, इन्होंने आपने नैतिकता और राजनीति का पर्याप्त मिक्सचर कर दिया है। तीसरी चीज़ ये है कि यह जानना बहुत कठिन है कि किस व्यक्ति में किस गुण की प्रधानता है,
और हो सकता है कि ये तीनों गुण ही किसी व्यक्ति में हो सकता है 2 गुण हो। मान लीजिए आपने पहचान कर भी ली, लेकिन क्या किसी व्यक्ति में जीवन भर एक ही गुण प्रधान होगा और क्या तब वह जो है वो अपने व्यवसाय को चेंज कर पाएगा? तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, ये अव्यवहारिक और अवैज्ञानिक लगता है और व्यक्ति की अवहेलना ही कर दिया। खुद हीगल ने जो कि राज्य के बहुत बड़े समर्थक थे, जिन्होंने बोला कि जो है वो राज्य जो है वो ईश्वर द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, जो राज्य की इतनी वो करते हैं। तो प्लेटो के आदर्श राज्य को सुनने के बाद स्वयं हीगल कहते हैं कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वाधीनता को कोई स्थान नहीं है और आदर्श राज्य में आपने उत्पादक वर्ग की तो अपेक्षा ही कर दी, उन्हें दासों के समान बना दिया, है ना। तो इसे न्यायपूर्ण योजना तो नहीं कहा जा सकता और न्याय सिद्धांत स्वयं में दोषपूर्ण और एकांगी है। कैसे? कर्तव्य को गिनाया गया, अधिकार की तो बात ही नहीं की, उसमें अंतर्विरोध है। एक और कहा कि न्याय के अनुसार सभी वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, लेकिन शासक वर्ग को आपने पर्याप्त शक्ति दी है कि वे उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकें। फिर पुनः हम देखते हैं कि जो साम्यवादी व्यवस्था है, मानव स्वभाव के जो मूल तत्व हैं, जैसे संचय करना, जैसे कि स्नेह रखना, वैसे स्नेह की दार्शनिक राजा में बात की है, जैसे संपत्ति और परिवार, यहाँ पे परिवार के रूप में की जा रही है। तो ये जो है वो स्त्रियों को कोमल भावना और परिवार के पवित्र बंधनों का आप निरादर कर रहे हो और साथ ही साथ जो शिक्षा है वो राजकीय नियंत्रण में आपने स्ट्रिक्टली रख दिया, अनिवार्य किया है। तो इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। और आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आपने यह नहीं बताया कि राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति क्या होगी, अपराधियों की दंड विधि क्या होगी और न्यायालयों की स्थापना की व्यवस्था कैसे की जाएगी। फिर प्लेटो का जो आदर्श सावयवी है, मतलब राज्य ऑर्गेनिक है लेकिन फिर भी प्रगतिशील नहीं है। और फिर प्लेटो ने अपने राज्य में कानून की आवश्यकता की ही नहीं। उन्होंने अब देखिए, कानून के बिना ना तो किसी राज्य की व्यवस्था रह सकती है और ना ही शांति रह सकती है। तो इसलिए ही उन्होंने जो है वो आदर्श राज्य में कानून को ही आधार बनाकर फिर एक नए राज्य की रचना की, जो कि दी लॉज में पता चलता है। तो इस तरह कुछ इंटरेस्टिंग आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे कि प्लेटो ने विवेक को इतना महत्व दे दिया कि विवेक को ही दार्शनिक राजा बना दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि दार्शनिक राजा भी सत्ता के लोभ में पदभ्रष्ट हो सकता है। आपने संपत्ति छीन ली, लेकिन आपने इतनी पावर दे दी है कि वो स्वयं पदभ्रष्ट होने की संभावना होती है। और फिर क्या है, दार्शनिक शासक को आपने अमर्यादित अधिकार दे दिए, तो निरंकुशता के बीज तो आपने डाल दिए हैं और साथ ही साथ नागरिक से कंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मानेंगे कि विवेक गुण प्रधान है उनमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाषण की और विचार की स्वतंत्रता ही आपने छीन ली। फिर अत्यधिक चिंतन और दर्शन के अध्ययन से क्या होगा, कभी कभी जो शासक है, दार्शनिक शासक है, प्लेटो का दार्शनिक शासक, ये संकी हो जाएगा। देखिए, ये आलोचनाएं हैं जो की गई प्लेटो की। फिर है 16, अच्छा बहुत जोविट के शब्दों में मैं बताती हूँ कि दार्शनिक राजा दूरदर्शी होता है, या तो अतीत की ओर देखता है और वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो प्लेटो स्वयं प्रयत्न करके भी जो सिराक्यूज के डायोनिसियस को दार्शनिक राजा नहीं बना पाया, अतः व्यवहार में दार्शनिक राजा के सिद्धांत को साकार करना कठिन है। लेकिन हम देखेंगे कि दार्शनिक राजा की अवधारणा में मौलिक सत्य क्या है, द फंडामेंटल ट्रुथ बिहाइंड द कंसेप्शन ऑफ फिलोसफर के। अब देखिए, इसे देखते हैं। फोस्टर क्या कहते हैं? फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की अवधारणा मौलिक है। देखिए, उनकी दूरदर्शिता कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि शासन कला एक कठिन कार्य है और इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति को ही होना चाहिए, जो पदभ्रष्ट ना हो, जो जनता के कल्याण की आवश्यकता करे। और प्लेटो सभी से त्याग की कल्पना करता है, यानी कि जो उत्पादक वर्ग है उनको राजनीतिक शक्ति से वंचित किया है, लेकिन आर्थिक शक्ति उनके पास है। बल्कि जो अन्य 2 संरक्षक वर्ग हैं, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, उन्हें वो राजनीतिक शक्ति तो देता है लेकिन आर्थिक शक्ति से वंचित कर देता है। हालांकि कुछ मामलों में उत्पादक वर्ग के मामलों में हस्तक्षेप दार्शनिक राजा कर सकता है, परंतु उसमें भी बंधन है। अब देखिए, प्लेटो जो है वो राज्य की परिकल्पना में अनेक महान तत्वों का स्थायी मूल्य है। कैसे? देखिए, सपने और आदर्श नहीं हो तो व्यक्ति जो है वो पशुता में ही डूबा रहेगा। जैसे DS मिल ने भी कहा है कि कुछ कार्य होते हैं जो निम्नतम आत्मा के होते हैं और उच्चतम आत्मा के होते हैं। जैसे कि वो इस एग्जाम्पल से भी बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो है वो मदिरा पान करना और एक पुस्तक का पठन पाठन करना, दोनों के सुख समान नहीं हो सकते। तो वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भौतिक और नैतिक जो है वो उनमें अंतर होता है आवश्यकताओं में। तो उसी तरह जैसे कि सपने और आदर्श नहीं होंगे तो मनुष्य घोर स्वार्थ और पशुता में डूबा रहेगा और ये उसे ऊंचा उठाने और अपनी ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब बारकर ने इसे बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, इसे आप ध्यान से सुनिए कि यह कहना आसान है कि रिपब्लिक काल्पनिक है, बादलों में नगर है, एक सूर्यास्त के दृश्य के समान है जो सायं 1 घंटे के लिए रहता है, तत्पश्चात अंधकार में विलीन हो जाता है। परंतु रिपब्लिक कहीं नहीं का नगर नहीं है, यह यथार्थ परिस्थितियों पर आधारित और वास्तविक जीवन को मोड़ने या कम से कम प्रभावित करने के लिए है। तो बारकर अपनी ग्रीक पॉलिटिकल थियोरी में इसे कहते हैं। तो बहुत अच्छे से समअप उन्होंने किया है। पता है कि आदर्श राज्य की परिकल्पना ही नहीं की, वरन डिक्लाइन ऑफ द आइडियल स्टेट और क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे भी प्लेटो ने बात की है। आइए देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है, यदि वह स्थापित भी हो जाए तो वह स्थायी नहीं रहेगा क्योंकि परिवर्तन नियम है। अब देखिए,
व्यवहारिक और स्थायी नहीं मानता है प्लेटो आदर्श राज्य को, क्योंकि रिपब्लिक की 8वीं और 9वीं पुस्तक में वह आदर्श राज्य के पतन और अन्य शासन प्रणालियों के बारे में भी बताता है। अब देखिए, पतन किन कारणों से हो सकता है? पतन इस कारणों से हो सकता है कि जैसे कि आदर्श राज्य क्यों है? क्योंकि वह आदर्श सिद्धांतों का पालन करेगा, इसलिए उसका पतन कब होगा? जब वह सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि शासक पदभ्रष्ट हो जाए, और तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यदि विरोध की वृद्धि हुई तो धीरे धीरे आदर्श राज्य का पतन हो जाएगा। अब देखिए, प्लेटो इस पतन के निश्चित क्रम भी बताता है और 5 शासकों में इन्हें बांटता है। आइए देखते हैं ये 5 शासक क्या है। पहला है राजतंत्र। देखो, जब सरकारों का पतन होने लगेगा और वे विकृत अवस्थाओं से होकर गुजरने लगेंगी, तब अंत में जो है वो सरकार अपने सर्वोत्तम रूप को त्याग कर क्या करेंगी? निकृष्टतम रूप धारण कर लेगी, यानी अच्छे से शासन नहीं करेंगी, बुरे तरीके से शासन करेंगी। कैसे? देखिए, राजतंत्र में प्लेटो के अनुसार देखो, राजतंत्र में क्या होगा? जनता को सर्वाधिक सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें न्याय भावना से अनुप्राणित विवेक संपन्न दार्शनिक राजा शासन करता है। हालांकि ये जो है वो आदर्श राज्य की विकृत अवस्था है। अब देखिए, दूसरा जो है वो कीर्ति तंत्र, यानी टिमोक्रेसी, TIMOCRACY, डेमोक्रेसी। राजतंत्र भी और विकृत होगा, तो इसका पहला रूप कौन सा सामने आएगा? वह होगा कीर्ति तंत्र। क्यों? क्योंकि इसमें योद्धा अपनी कीर्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ाने की दृष्टि से राज्य का संचालन करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होगा? साम्यवाद का परित्याग हो जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति बांट लेंगे। तो इससे क्या होगा? जो साहस जिसमें वर्ग प्रधान होगा वो क्या करेंगे? संपत्ति को हथिया लेंगे और अपने आप में बांट लेंगे। तो ऐसे बनेगा कीर्ति तंत्र। आइए देखते हैं कि कीर्ति तंत्र का भी विकृत रूप क्या हो सकता है। वह होगा अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में क्या होगा? इसमें जो देखिए, कीर्ति तंत्र में साहस बल प्रधान है, लेकिन इसमें काम बल प्रधान होगा। इसमें भी क्या होगा? जो संपत्ति के बल पर कुछ लोग जो है वो अपना संपत्ति को काबिज कर लेंगे, और क्या होगा? वो जो है वो व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से राज्य का संचालन करने लगते हैं। इससे क्या होगा कि जो निर्धन है और धनी है, उनके बीच की खाई जो है वो बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद भी विकृत रूप क्या हो सकता है? लोकतंत्र। देखिए कैसे बताया है। देखिए, डेमोक्रेसी को विकृत रूप बताया है किसका? कीर्ति तंत्र के बाद क्या हुआ था? अल्पतंत्र, यानी ओलिगार्की आया था। और ओलिगार्की का विकृत रूप क्या होगा? अब देखिए, जनता जो है वो निर्धन है और कुछ ही वर्ग के पास जो है वो आर्थिक शक्ति हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जनता जो है वो असंतोष और विद्रोह की भावना से भर जाएगी, और वो क्या करेंगे? सत्ता को कब्जे में करेंगे और लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। इसमें क्या होगा? क्योंकि स्वतंत्रता पर आधारित है ये और समानता पर आधारित है, इससे जो है वो आज्ञा पालन जो है वो कठिन हो जाएगा, अनुशासन का भाव लुप्त हो जाएगा और जनता स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगी और वो हो जाएगा जनपद। इसके बाद भी विकृत रूप क्या होगा? इसके बाद विकृत रूप होगा निरंकुश टेरेन। आइए देखते कैसे होगा। आइए देखते हैं। इसी में अपने शब्दों में समझाने के बजाय एकदम इसको रीड करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए, इसका भी विकृत रूप होगा टेरेनी। अब क्या होगा? जब अनुशासन का और आज्ञा पालन का भाव लुप्त हो जाएगा, तो इनमें से एक नेता ऐसा खड़ा होगा जो इन सब का अंत करने की बात करेगा, लुभावनेवादी करेगा, और जनता उस पर विश्वास कर लेगी। और धीरे धीरे क्या होगा? जनता उस पर विश्वास करके राज्य सत्ता और सैनिक शक्ति प्रदान कर देगी, किंतु वह जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं करता। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य में दमन करेगा और बाहर युद्ध करेगा। और यही निरंकुश तंत्र है, टेरेनी है। यह तानाशाही उन्हीं लोगों का खून पीती है जो अपनी मेहनत से उसे भोजन देते हैं, और काम तत्व का सर्वाधिक पार्श्विक रूप है वो निरंकुश तंत्र या तानाशाही में ही देखने को मिलेगा। और सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली जो है वो प्लेटो मानता है। देखिए, अब एक विचारक हुए हैं सिंक्लेयर। इन्होंने सरकारों के पतन की इस प्रक्रिया को निम्नलिखित चार्ट में बताया। देखो, सर्वोत्तम तो यह है कि मनुष्यों में ईश्वर द्वारा शासन जो कानून के अधीन नहीं है, यानी कि दार्शनिक राजा का शासन बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, निकृष्ट शासन कैसे होगा? कि क्रम संख्या, जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती जाएगी वैसे निकृष्टता जो है सीढ़ी की भांति जो है वो बढ़ती जाएगी। अब देखिए, इनमें से भी कुछ को वैध शासन जो है वो सिंक्लेयर ने बताया, कुछ को गैर कानून का शासन बनाया है। देखिए, वैध शासन क्या होगा? एक व्यक्ति का शासन है, राजतंत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दार्शनिक शासक है वो उन सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा, है ना, और सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा और या तो विरोध होने लगेगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति का शासन आएगा, राजतंत्र। अब राजतंत्र क्या होगा? राजतंत्र अब वहाँ पे भी संपत्ति और बल को संचय करने लगेंगे, तो साहस का वर्ग जो है वो प्रधान होने लगेगा। अब क्या है? साहस का वर्ग प्रधान होने लगेगा, तो जो कुछ लोगों का शासन यानी धनी लोगों का शासन आ जाएगा, कुलीन तंत्र हो जाएगा। अब ये कुलीन तंत्र से भी क्या करेंगे? जो है वो निर्धन यानी कि लोकतंत्र आने लगेगा। अब देखिए, बगैर कानून का शासन क्या होगा? जो बहुतों या निर्धनों का जो शासन है लोकतंत्र, बगैर कानून का शासन होगा। कुछ धनिकों का जो प्रशासन होगा, गुप्त तंत्र होगा, वो भी क्या होगा? क्या कहते हैं, वो भी बगैर कानून का शासन होगा। और एक का शासन यानी निरंकुश तंत्र टेरेनी हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंक्लेयर ने सरकारों के पतन की इस प्रक्रिया को चार्ट के द्वारा व्यक्त किया है। ये चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। के बारे में इस पर भी बात की जाती है, रिपब्लिक के बारे में इस पर भी बात की जाती है कि द ओमिशन ऑफ लॉ यानी कानून का निषेध कर दिया गया है। अच्छा देखिए, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत बताया, शिक्षा योजना बताई, आदर्श राज्य आदि का विवेचन भी किया, लेकिन उन्होंने अपने रिपब्लिक में कानून और लोकमत के प्रभाव को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और यही पक्ष जो है वो आधुनिक एकेडमिशियन और पाठकों को खटकता है। देखते हैं कि प्रोफेसर सेवाइन ने इस पर बहुत अच्छा बात कही हुई है। उनका कथन है कि यह त्रुटि कानून और लोकमत के प्रभाव का निषेध बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि यदि प्लेटो के प्रभाव को मान लिया जाए तो उसका तर्क लाजवाब है। यदि शासक केवल अपने उच्च शान के कारण योग्य है, जो उसके कार्यों के संबंध में लोकमत का निर्णय बिल्कुल अप्रासंगिक है, और उनसे विचार विमर्श या परामर्श करना केवल एक ऐसी राजनीतिक चाल है जिससे कि जनता के असंतोष को नियंत्रण में रखा जाता है। और यदि दार्शनिक शासक के हाथों को कानून के नियमों में बांध देंगे तो ये उसी तरह मूर्खतापूर्ण है जिसी तरह किसी योग्य चिकित्सक को इस बात के लिए विवश करना कि भाई अपना नुस्खा जो है वो चिकित्सा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में से नकल करके दो। लेकिन यह तर्क हमारी समस्या का समाधान नहीं करता। यह तर्क इस बात को मान लेता है कि लोकमत कुछ नहीं है, शासक को लोकमत के संबंध में पहले से ही अधिक ज्ञान रहता है। अब देखिए, इसी प्रकार यह तर्क एक अन्य त्रुटि यह है कि वह कानून को कोई महत्व नहीं देता। अरस्तू का कथन ठीक है कि व्यवहारिक ज्ञान विशेषज्ञ के ज्ञान से भिन्न होता है, और लोकमत इस बात को प्रकट करता है कि शासक के विभिन्न क्रियाकलापों का जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और जनता उसके बारे में क्या सोच रही है। इसी प्रकार कानून भी केवल औसत नियम नहीं होता, यथार्थ मामलों के संबंध में बुद्धि के प्रयोग का परिणाम होता है, और यह एक से मामलों के साथ आदर्श समता युक्त व्यवहार करता है। प्लेटो ने लोकमत और कानून की उपेक्षा करके दोनों के साथ अन्याय किया, ये सिबाइन ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए, कुछ भी हो लेकिन रिपब्लिक का जो आदर्श राज्य है नगर राज्य के राजनीतिक विश्वास का निषेध करता है। देखिए क्या है कि यूनानियों की दृष्टि में जो है, जो कानून की अधीनता में स्वतंत्र है, उस पर वे बड़ा गर्व करते थे, और इसी में वो यूनानियों और बर्बरों के बीच में सबसे बड़ा अंतर मानते थे। और क्या है कि देखिए, यही विश्वास आगे चलकर अधिकांश यूरोपीय शासन प्रणालियों के नैतिक आदर्शों में भी सन्निहित हुआ था। अब देखिए, इस आदर्श राज्य में क्या हुआ कि सरकारें अपनी न्याययुक्त शक्तियां शासितों की सहमति से प्राप्त करती हैं, जो आगे चल के नैतिक माना गया। लेकिन सहमति का शब्द ये नहीं है कि आप जो है वो आदर्श का लोप हो जाएगा, ऐसा जैसा कि प्लेटो मानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सहमति प्राप्त कर लोगे तो आदर्श का लोप ही हो जाएगा। तो और साथ ही साथ उसने यह किया कि यदि मान लो वैज्ञानिक ज्ञान लोकमत से श्रेयस्कर है, तो आज के समय में भी आप क्यों कानून को ऐसा सम्मान देते हैं कि वह एकदम जो है वो संप्रभु शक्ति या सॉवरेन पावर हो जाता है। फिर प्लेटो की रिपब्लिक की मान्यताओं पर संदेह बना रहा इसी कारण, और इस संदेह के कारण ही रिपब्लिक का सिद्धांत समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंच पाया। प्लेटो को अपने जीवन के उत्तर काल में इस बात की प्रेरणा मिली कि वह राज्य में कानून को उचित स्थान दे, और फलस्वरूप उसने अपने लॉज नामक एक दूसरे ग्रंथ में एक दूसरे राज्य का निर्माण किया जिसमें ज्ञान नहीं प्रत्युत कानून ही प्रशासित शक्ति है, ऐसा माना। तो रिपब्लिक में जहाँ उन्होंने कानून का निषेध किया है, प्रथम था तो इसलिए कि देखिए दार्शनिक राजा चूँकि अपने विवेक के आधार पर बन रहे तो उसको जो है वो कानून में बांधना श्रेयस्कर नहीं है। दूसरी चीज़ कि वो जो है वो लोकमत से अधिक महत्व देता है दार्शनिक राजा के ज्ञान को। तीसरी चीज़, इसके लिए वो क्या कर देता है, जो कॉमन सेंस है या फिर जो ज्ञान के मिश्रण से जो व्यवहारिक समस्याओं को देख करके जो कानून आता है, उसका तो वो अनदेखी ही कर देता है। साथ ही साथ जो यूनानी जिस पर गर्व करते थे स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत, उसको वो नहीं मान्यता देता है। फिर आज के समय में ऐसा क्यों है कि फिर कानून एक संप्रभु शक्ति बन जाता है, इस पर उसने विचार नहीं किया। तो इसलिए देखते हैं कि कैसे ओमिशन ऑफ लॉ उसमें दिखता है। अब हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र की भी कैसे आलोचना की गई है। जैसे इससे पहले हमने ये देखा था कि कैसे डिक्लाइन ऑफ आइडियल स्टेट होता है, तो कैसे क्रमबद्ध जो है वो पहले मोनार्की आती है, फिर टिमोक्रेसी आती है, यानी कीर्ति तंत्र आता है, फिर उसके बाद अल्पतंत्र आता है, डेमोक्रेसी आती है, और फिर टेरेनी जो है वो सबसे विकृत अवस्था मानी है। तो कैसे लोकतंत्र की विशेष रूप से आलोचना हम देखिए, रिपब्लिक में हम लोकतंत्र की आलोचना को अब समझते हैं। तो सबसे पहले तो उसने गंभीर दोष लगाए हैं, और ये एक पूर्वाग्रह से भी भरा हुआ है। क्या है कि प्लेटो के मानस पर अपने जो गुरु सुकरात को विषपान कराने वाले एथेंस के लोकतंत्र का बड़ा बुरा असर था, और यूनानी लोकतंत्र के उस अन्यायी और निर्मम रूप ने उसके हृदय की कोमल भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था। तो कुछ गंभीर दोष बताएं। पहला क्या बताया है कि जो सत्ताधारी होते हैं, जो राजनीतिज्ञ और अधिकारी होते हैं, वह ज्ञानी होते हैं। ठीक है, और जैसे शिल्पियों को तो अपने अपने कार्य के बारे में आता है, लेकिन राजनीतिज्ञों को कुछ नहीं आता, ऐसा वो मानते हैं। दूसरा यह है कि जो शासन की शक्ति है वो वोट बटोर सकने वाले स्वार्थी नेताओं के पास आ जाती है, और वो क्या करते हैं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, जनता को लुभावना करते हैं और वोट बटोरने के चक्कर में रहते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि स्वतंत्रता और समानता के दोनों आधार गलत है। अब इसका उदाहरण देते हुए वो कैसे बताते हैं, वो बोलते हैं कि विद्यार्थी अपने उपाध्यायों का तिरस्कार करते हैं, ऐसे राष्ट्र में सार्वजनिक स्वतंत्रता की पराकाष्ठा तब हो जाती है जबकि कृत दास और दासियां भी उनको मूल्य देकर मोल लेने वाले स्वामियों के बराबर स्वतंत्र हो जाते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे उसके दास और जो है वो स्वामी की अवधारणा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। लोकतंत्र प्लेटो के न्याय के विचार के अनुकूल नहीं है। क्यों? न्याय के विचार में क्या होता है कि न्याय व्यवस्था क्या है, कार्य विशेषीकरण और श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, और लोकतंत्र में एक व्यक्ति कई कार्य कर सकता है। तो मतलब लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति अनेक कार्य कर सकता है, और प्लेटो लोकतंत्र की इसी बात को जो है वो उसकी कमजोरी मानकर उसका उपहास करते हैं। और फिर ये भी है कि अराजकता मानते हैं। क्यों अराजकता मानते हैं? और इसे पोलियार्की भी मानते हैं, बहुतंत्र भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि सब अपनी अपनी ढबली और अपना अपना राग चलाते हैं इसमें। अब देखिए, ये तो शुरुआत में रिपब्लिक में तो हमें देखते हैं कि इतने बड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन बाद की अवस्थाओं में जब उन्होंने स्टेट्समैन लिखी तब इतने बड़े आलोचक नहीं रहे, और इसी परिवर्तन को बार्कर ने बहुत ही अच्छे से बताया है। एक फैक्ट दे देती हूँ, स्टेट्समैन में उसने लोकतंत्र को अल्पतंत्र से अच्छा माना है, बल्कि जब वो रिपब्लिक में बात कर रहे हैं तो ओलिगार्की से भी बुरा माना है डेमोक्रेसी को। तो
यह है स्टेटमेंट में उसने लोकतंत्र को अल्पतंत्र से अधिक श्रेष्ठ और स्वीकार किया है, जबकि रिपब्लिक में लोकतंत्र को अल्पतंत्र से नीचा स्थान दिया है। अब देखिए बारकर के शब्दों में सुनते हैं कि यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब भी उसमें उन दिनों की स्मृति बनी हुई है जब लोकतंत्रात्मक राज्य ने उस ज्ञानी दार्शनिक सुकरात को मारा था, किंतु जो है वो अब यह स्मृति उतनी तीखी नहीं रही जितनी गॉर्जियास तथा रिपब्लिक लिखते समय थी। अपनी अंतिम रचना दी लॉज में उसने लोकतंत्र को ऊंची स्थिति प्रदान की है। तो ये देखिए जो रिपब्लिक में बेसिकली उन्होंने कहा था ये हम अब समाप्त करते हैं। अब हम अगले उसकी ओर देखें।